नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेट प्रैक्टिस करना। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जीके जीएस और करंट अफेयर की संपूर्ण और शानदार तैयारी करेंगे और कुछ वीडियो के माध्यम से मैथ और रीजनिंग का भी शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में कम समय में आसानी से वो बन जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। यानी कि ये प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी का वॉल्यूम 3 जो कि सबसे नया बुक आया है उसका प्रैक्टिस सेट है और सेट नंबर 2 है। ठीक है, सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, है ना। बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट का नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो मिलान करने वाला जब भी क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना है। आइडिया ये ट्रिक लगाना है कि अगर एक दो जानते हैं अगर जो, ठीक है, उसको मिलाइए पहले। ठीक है, और उसके बाद अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, तो अगर बाकी ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर आसानी से टिक करके निकल जाएंगे। बाकी आप 4 में से 4 नहीं भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला क्या है जीएनपी, तो जीएनपी क्या होता है? ठीक है, जीएनपी पहले इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, तभी आप आंसर आप लगाइएगा। ठीक है, तो एक बार फुल फॉर्म इसका जान लीजिए। जीएनपी मतलब होता है क्या? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रोस मतलब सकल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी मतलब क्या होता है? एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध, नेट मतलब शुद्ध, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, और जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। और एनडीपी मतलब क्या होता है? एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, ये सभी चीज़ें आप नोट भी करते जाइएगा। जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं वो जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और कभी भूले तो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, और एनडीपी मतलब नेट डिस हो गया डोमेस्टिक, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है? जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद है और एक आता है क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि एनएनपी, है ना, जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगा? एक चीज़ ध्यान रखना है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होगा वो जो ग्रोस होगा, यानी कि टोटल जो होगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्य ह्रास घटेगा। ठीक है, ये एक चीज़ समझिए, ये चीज़ अगर समझ जाइएगा तो इसको, ये बड़ा से बड़ा जो आपका मिलाने वाला आएगा या तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री मतलब कि आपका जो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि भारी भी लगता है ना, कई स्टूडेंट को ये भारी भी लगता है, इसलिए देखिए कैसे आसान हो जाएगा, इसको समझिए। सिर्फ एक होता क्या? जीएनपी यानी कि हो गया ग्रोस यानी कि टोटल, और एनएनपी यानी शुद्ध निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं? जीएनपी में से, ये जीएनपी जो है यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे। ठीक है, तो याद है कि जीएनपी है दिया हुआ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें मूल्य ह्रास को घटा दिए तो ये क्या हो गया? शुद्ध आ गया, है ना, शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया, यानी कि 2 का मिलेगा किसमें? ए में। ठीक, 2 का मिल जाएगा ए में। अब देखिए 2 का ए कहाँ है? 2 का ए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बाकी नहीं भी जानते हैं, आंसर आपका आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप स्मार्ट तरीके से आंसर करके निकल सकते हैं, टाइम भी कम लगा और आपका आंसर सही भी हो गया, 100% करेक्ट सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्मार्ट स्टडी से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब कई लोग को ये क्वेश्चन क्या बहुत भारी लगता है, ठीक है, बहुत भारी लगता है और इसको छोड़ के निकल जाते हैं, वो मार ही नहीं पाते, अगर मारेंगे अंदाजा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें मेन चीज़ क्या है आपको याद रखना है कि शुद्ध जो होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होगा ग्रोस में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे।
ग्रोस यानी टोटल में से जीएनपी जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्यह्रास को घटा देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए एनडीपी जो कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद को कैसे निकालेंगे कि ग्रोस जो घरेलू उत्पाद है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जीडीपी है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को घटा देंगे। ठीक है, तो शुद्ध जब भी निकालना हो तो ठीक उसी का यानी कि एनडीपी का पूछा यानी कि जीडीपी का यानी कि ग्रोस वाला में से मूल्यह्रास घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा दिए यानी कि डी का जाएगा 3 में। ठीक है, मतलब कि ये 4 का सी में जाएगा है ना, तो 4 का सी इसका हो जाएगा। देखिए 4 का सी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको आंसर लगाने में आपको बहुत आसानी और ये काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो एनएनपी ये समझ जाना है कि शुद्ध वाला ग्रोस में से मूल्यह्रास घटा देंगे। फिर ये जो कि एनडीपी यानी कि नेट जो है यानी नेट यानी शुद्ध नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को ये क्या करेंगे जीडीपी में से है ना, टोटल जो जीडीपी रहेगा ग्रोस वाले में से मूल्यह्रास को घटा देंगे। तो 4 का सी हो जाएगा और आपका 2 का ए हो जाएगा। तो फिर बाकी बच गया क्या, एक बच गया ना, एक का क्या है जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का हो जाएगा आपका जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब होता है जीडीपी जो कि सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं विदेश के शुद्ध कारक आय जोड़ते हैं तो वो आपका निकलता क्या घरेलू नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो क्या करेंगे घर वाला जो है घरेलू जो है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी शुद्ध कारक आय जोड़ते हैं यानी कि 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच जाएगा कौन सा आपका जीडीपी 3 का चला जाएगा बी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जीडीपी मतलब क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है ये भी जानकारी रखिए, होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात। सी क्या है कंज्यूम है ना यानी कि उपभोग है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट है और जी मतलब है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि सरकारी खर्च है, प्लस शुद्ध निर्यात, ये सभी मिलाकर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो जानकारी के लिए सभी चीज़ें रखना है लेकिन मेन चीज़ें याद क्या रखना है, बस ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देंगे। फिर उसी प्रकार शुद्ध घरेलू है ना, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो सकल घरेलू उत्पाद जो है यहाँ जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे यानी कि ऐसे 4 का सी और शुद्ध एनएनपी यानी कि जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे 2 का 1। जैसे 2 का 1 हुआ आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है अर्थव्यवस्था से आया तो इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर में याद रखना चीज़ें आपको और कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी याद रखना है। जैसे अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, और करंट अफेयर में याद रखना है कि अर्थशास्त्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। इसे याद है, इसे रख लीजिए हमेशा याद रहेगा, जैसे एग्जाम में आएगा आसानी से टिक कर दीजिएगा। अर्थशास्त्र यानी कि क्या होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना, तो आपका अर्थव्यवस्था आपका स्ट्रॉन्ग रहता है जब आपके पास गोल्ड रहता है। ठीक है, गोल्ड से रिलेट कर देंगे गोल्डिन यानी कि अर्थशास्त्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। ठीक है, तो गोल्डिन जैसे आएगा ऑप्शन में आप आसानी से समझ जाइएगा कि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा जब गोल्ड मेरे पास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन इसका करेक्ट आंसर है यानी कि अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। नेक्स्ट है कि 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई है। तो 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई है तो इसका करेक्ट आंसर है ये अहमदाबाद में शुरू हुआ था। ठीक है, और हम लोग जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए तो हम लोग क्या करेंगे एक ऐसा सीरीज मतलब कि शुरू करेंगे जैसे कि एक टेक्निक शुरू करेंगे जब भी ईस्वी वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जब भी कहीं भी ईस्वी दिखेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई जो भी अति महत्वपूर्ण है उसी ईस्वी में घटना है उसको रिलेट करके रिवीजन करेंगे। ठीक है, इससे काफ़ी फायदा होगा और ईस्वी वाला क्वेश्चन आपको
रटा जाएगा चुटकी में, क्योंकि इसमें ईस्वी वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन करता है और ईस्वी वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसलिए जब भी ईस्वी दिखेगा, ठीक है, तो हम लोग जो महत्वपूर्ण घटना उस समय हुआ उसका रिवीजन करेंगे। जैसे देखिए 1974 में क्या हुआ, पहली बार सहकारी बैंक की शुरुआत हुआ अहमदाबाद में, ठीक है। और 1974 में और क्या हुआ, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट ये कब लागू हुआ, तो 1974 में ही लागू हुआ, ठीक है। तो याद इसको रख लेना है। और याद कैसे रखना है, देखिए यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जल वन्य जीव है ना, वन्य जीव, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम लागू हुआ 1973 में, ठीक है। और जल जो है संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो अधिनियम है ये लागू हुआ 1974 में, ठीक है। और एक याद रखना आपको कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ, तो ये 1986 में लागू हुआ, ठीक है। तो देखिए इसको याद रखना, ये चारों हमेशा आपको जब भी आएगा आपको चारों पांचों हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ताकि मोटिव हैप्पी स्टडी चैनल वाले स्टूडेंट्स सबसे आगे रहे और सबसे ज़्यादा नंबर ले और मेरिट लिस्ट में शानदार प्रदर्शन करें, ठीक है। तो हम लोग एक अलग टेक्निक से और स्मार्ट स्टडी के तरीके से याद रखेंगे और इसको बार बार जब भी आएगा तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से टिक कर दें एग्जाम में आए, ठीक है। तो देखिए वन्य जीव 72, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का लागू हुआ 72, प्रोजेक्ट टाइगर 73, ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि हमेशा पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वन्य जीव 72, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ 73, जल संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1974 में। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। तो 4 से ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, ये 4 है ना 74, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 वाला 3 वाला है 6, इधर 6, तो सब तो 1900 में ये, लेकिन थोड़ा रिलेट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा और कन्फ्यूजन में नहीं होगा। तो जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये लागू हुआ कब, 1974 में। तो 1974 यानी कि जल से रिलेट कर लेंगे तुरंत कि जल का घनत्व तो अधिकतम कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि 74 वाला 4 वाला हो गया, ठीक है। तो 1974 इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ, तो जल जैसे आएगा दिमाग में आ जाएगा 4 वाला, ठीक है, 1974 में। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ, 1986 में, ठीक है। ये न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, इसको तो रट के रखना, ठीक है, बाकी ये सभी आपको याद ही रहेगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ये लागू हुआ था, ठीक। अब बात करते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अहमदाबाद में क्या हुआ, पहली सहकारी बैंक की शुरुआत हुआ अहमदाबाद में। और क्या हुआ मानो, अहमदाबाद से क्वेश्चन आएगा कि इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहाँ है, तो इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भी अहमदाबाद में है, ठीक। झूलता मीनार कहाँ है, तो झूलता मीनार भी अहमदाबाद में है। क्वेश्चन आएगा कि झूलते मीनारों वाली मस्जिद कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में है, ठीक। और झूलता मीनार हो गया, लेकिन 4 मीनार कहाँ है, तो वो तो हैदराबाद में है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, भोपाल की। भोपाल क्या है, भोपाल भारत भवन कहाँ है, भोपाल में है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, किस गैस का रिसाव हुआ, तो हुआ था क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, बैंक से क्वेश्चन और याद रखना, देखिए आप नोट बनाते जाइएगा, है ना, नोट बनाते जाइएगा, तो इससे क्या होगा, काफ़ी कम समय में बहुत नॉलेज हो जाएगा और बहुत, है ना, संपूर्ण जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें फाड़ दीजिएगा, ठीक है, इसलिए आप नोट बनाते जाइएगा, देखिए। और हम ऐसा बताएंगे जो सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, रिलेटेड क्वेश्चन सबका एक जगह आपका कलेक्शन रहेगा। जैसे बैंक के बात आइए, तो सहकारी बैंक की शुरुआत 1974 में कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ। एक क्वेश्चन आएगा आपसे बैंक से ये वाला कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये प्रथमा बैंक है ना, प्रथमा बैंक, बैंक का नाम क्या है,
प्रथमा बैंक। और ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है यूपी के मुरादाबाद शहर में हुआ है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक का स्थापना हुआ 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद यूपी में, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब बात है जयपुर की। जयपुर क्या है? तो अपना जयपुर की बात करते हैं तो पहले क्या, जयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने ही जो भारत में पहला जंतर मंतर तो 5 है, लेकिन पहला जंतर मंतर जो है ये जयपुर में ही है, ठीक है। और जयपुर की स्थापना तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था, और जंतर मंतर का भी स्थापना ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। और जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। बात रही अहमदाबाद के बारे में बता दिए है ना, कि झूलता मीनार अहमदाबाद में है, और इसरो का जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, और 4 मीनार तो हैदराबाद में, ठीक है। अब बात हुई लखनऊ की। लखनऊ किस नदी के किनारे? तो लखनऊ है आपका गोमती नदी के किनारे, ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, फिर से समझिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना। अनुच्छेद 13 में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में है अवसर की समता, है ना, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, है ना, विधि के समक्ष समता, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद नहीं करना, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 15 में है। और यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद पूछा जाता है? अनुच्छेद 17 पूछा जाएगा आपसे। अस्पृश्यता का अंत, काफी महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता 17, ठीक है। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में है। और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो आप लोग फिर आगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और तो आप लोग जब भी मन हो तब बोलिएगा, तो अनुच्छेद और महत्वपूर्ण जो भाग है और महत्वपूर्ण अनुसूची है उसका पूरा एक साथ एक वीडियो बना देंगे, जहां से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। और अनुच्छेद, भाग, अनुसूची से निश्चित रूप से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें जो इम्पोर्टेंट है अनुसूची, और भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सभी का एक वीडियो अलग से पर्सनल बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 13 हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? तो ये लिया है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, ठीक है, या तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी बोलते हैं, ठीक है। ये है क्या, देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की जिम्मेदारी ये लिया है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। ये है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, फुल फॉर्म में कभी पूछ लिया जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा महानगर नहीं आता है? और ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कौन कौन सा आता है याद रखना है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज में आता है 4 महानगर आता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। तो ये चारों याद रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज में ये चारों शहर को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुआ था, ठीक है। अब 1995 जैसे आया तो 1995 में और क्या क्या हुआ वो सब एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन आएगा
कि भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुआ, तो 1995 में हुआ था ना, 15 अगस्त 1995 को। भारत में इंटरनेट की आम पब्लिक के लिए इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था, तो वो भी 1995 में हुआ था ना, 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न हो गया 1995 से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1995, मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995, इंटरनेट की शुरुआत 1995। यानी कि जब भी 1995 वाला क्वेश्चन आएगा तो ये सभी एक साथ रिवीजन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो ये क्या है, लॉर्ड ऑकलैंड है ना, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग, इससे एक क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड इसका कार्यकाल कब से कब तक था, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 62 तक था। ठीक है, अब 1856 से 62 जैसे ही था, तो अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के समय वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यही था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1858 में हो गया क्या, वायसराय कहलाया वो। ठीक है, वायसराय अधिनियम जो हुआ 1858 से हुआ। तो क्वेश्चन अगर आएगा, क्योंकि इसका कार्यकाल है 1856 से 62, तो 1857 बीच में आया, तो 1857 की क्रांति के समय कौन था गवर्नर जनरल भारत का, तो ये था लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक, ये हो गया। और लॉर्ड मेयो से क्वेश्चन आता है कौन सा, कि भारत में पहली बार जनगणना किस कब हुआ था और उस समय वायसराय कौन था, तो देखिए पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था और उस समय जो वायसराय था ये लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था 1869 से 72 तक था। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना हुआ और नियमित जनगणना की शुरुआत वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली से एक क्वेश्चन आएगा कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है और इनका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताते हैं वो सबसे ज़्यादा, ये जो क्वेश्चन है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी बिहार पुलिस में जो एग्जाम हुआ है, बिहार टीचर में एग्जाम हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स से हम बताएं सारा 80% क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स से ही पूछा गया था। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताते हैं उसको आपको हर हाल में याद रखना है, जो कि आपको एग्जाम में सफलता दिलाने में काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो होता है, जो सेट है, इससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताते हैं वो सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक कलेक्शन रहता है और सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताते हैं, ताकि आपको आसानी से महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा भंडार आपके दिमाग में हो जाए। ठीक है, और आपको आसानी से याद भी रहे, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे आपको ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है, तो योजना अवकाश किसे कहा गया। अब देखिए यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप एग्जाम दीजिएगा या लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आएगा और आप ध्यान रखिएगा, तो आपको आंसर आप कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना से आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 56 था, है ना, 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 66। ठीक है, और यहीं पर क्या हुआ कि चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये यहाँ पर नहीं हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ, योजना मतलब कि अवकाश हो गया था, यानी कि यहाँ पर योजना को थोड़ा सा रोक दिया गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, वो कब से कब तक, 1966 से 69 तक योजना नहीं हुआ था। ठीक है, और यही जो है योजना अवकाश कहलाया था। फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो हुआ था 1969 से 74 तक हुआ था। ठीक है, तो ये बीच में जो है ये 3 साल ये योजना अवकाश कहलाया। 66 से 69 जो है ये यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, यही योजना अवकाश कहलाया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि थी, तो 1966 से 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 और फिर 66 से 69 जो है योजना अवकाश कहलाया।
और 69 से 74 है चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये याद रखना है। और यहाँ से याद रखना है महत्वपूर्ण चीज़ कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास था। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण का बढ़ावा देना। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा था कि पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित था, तो पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस इस मॉडल पर आधारित था। एक ऐसा ये प्रश्न है कि ये प्रश्न लगातार मतलब रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना याद रखना है हेरोड डोमर। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला और दुर्गापुर ये तीनों जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि भिलाई इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना और दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये तीनों जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। अच्छा, भिलाई है कहाँ, तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में, राउरकेला ये उड़ीसा में है और दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। जितने भी इसमें बता रहे हैं पंचवर्षीय योजना में एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, इसको याद ऐसे रख लीजिएगा, भीरू यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। अच्छा, राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, तो इसको याद ऐसे रखना है, राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेट करने से क्या हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा और याद भी रहेगा। अच्छा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसको ऐसे याद रख लीजिए, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, और एक है बोकारो इस्पात संयंत्र, वो है झारखंड में, वो हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित। लेकिन बोकारो जो है वो भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। यानी कि भिलाई और बोकारो यानी कि भीरू और बीरू ये दोनों रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से, बीरू यानी बोकारो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ऐसे इसको सभी प्रश्नों को याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, और एक चीज़ है कि आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, ज़रूर बताइएगा। ठीक, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की है, तो कहाँ पर किया, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, ये बम्बई में हुआ था। यहाँ से देखिए 3-4 प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है। पहला नंबर क्या है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। ठीक है, देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, तो 1875 में किया था। कहाँ पर किया, तो बम्बई में किया था। ठीक है, ये याद रखना है, तीनों है ना, काफ़ी तीनों महत्वपूर्ण है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया, 1875 में किया, बम्बई में किया। ठीक है, अच्छा, इनसे एक क्वेश्चन आता है कि वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था, तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। और इसी तरह क्वेश्चन है प्रकृति की ओर लौटो, तो प्रकृति की ओर लौटो ये किसने कहा था, तो वो रूसो ने कहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक पुस्तक है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। कैसे, देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। इसको थोड़ा रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा। जैसे कि
जिसके, ऐसे याद रखिए कि जिसके जुबान पर सरस्वती माँ होती है, सरस्वती माँ बैठ जाती है, वो सत्य बोलता है। ठीक है, हमेशा सत्य बोलता है, यानी कि सत्यार्थ जब भी आएगा तो सरस्वती वाला दिमाग में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, सत्य बोलेगा जिसके जुबान पर सरस्वती माँ बैठी होगी, यानी सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। अब ऑप्शन वाला आपका एग्जाम रहता है, अब जैसे सत्यार्थ प्रकाश दिमाग में तुरंत आ जाएगा सत्य, यानी सत्य बोलेगा जिसके है ना जुबान पर सरस्वती माँ होगा, यानी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हो गया? दयानंद सरस्वती हो गया। नेक्स्ट है कि कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी, ये थी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी, तो वो यही है, ये कादम्बिनी गांगुली ही है। ठीक है, भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली है। अब ये देखिए ऑप्शन में 3 है ना ये, और ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तीनों भी याद रखना है। इससे क्या याद रखना है? एनी बेसेंट से, कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये एनी बेसेंट ही बने थे। ठीक है, और राजकुमारी अमृत कौर ये कौन है? तो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो यही बनी थी राजकुमारी अमृत कौर, स्वतंत्र भारत की पहली जो स्वतंत्र भारत की पहला स्वास्थ्य मंत्री जो है यही बनी थी। अगर इनसे एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा? कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, यानी कि भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर ही बनी थी। सरोजिनी नायडू से भी क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे तो वो थी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? है ना, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू ही थी, और भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? तो इब्न बतूता ये मोरक्को का था। ठीक है, 3-4 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विदेशी हैं, डायरेक्ट उससे यही क्वेश्चन बार बार आता है, ये किस देश का यात्री था। ठीक है, तो ये तीनों चारों आपको याद रखना है। कौन कौन सा है देखिए, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। और आपको याद रखना क्या? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था? तो निकोलो कोंटी था इटली का। ठीक है, इसे याद रखना भी आसान है, निकोलो कोंटी इटली। कोंटी इटली ऐसे रिलेट करिएगा, आपको तुरंत दिमाग में आंसर आ जाएगा। जैसे आएगा निकोलो कोंटी, इटली दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, निकोलो कोंटी इटली। तो निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था? इटली का था। मूसोलिनी एक पूछेगा, मूसोलिनी ये कहाँ का यात्री था? है ना, मूसोलिनी ये क्या का यात्री था? तो मूसोलिनी था इटली का यात्री। ठीक है, मूसोलिनी भी इटली का यात्री था। तो मूसोलिनी इटली, मूसोलिनी इटली, ऐसे बस रिलेट कर लेना वॉइस से। मूसोलिनी इटली, निकोलो कॉन्टी इटली, निकोलो कॉन्टी इटली। निकोलो कॉन्टी इटली का था, जो कि देवराय प्रथम के समय भारत आया था। ठीक है, इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता से और याद रखना कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसने? है ना, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? काजी है ना, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। है ना, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही ये इब्न बतूता भारत आया था। और एक पुस्तक है रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इब्न बतूता ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो 3 यात्री आपको याद रखना है, कम से कम 3, और फिर आगे अगर कोई आएगा तो आपको बताएंगे 3 यात्री यहाँ याद रखना है कि कहाँ से आया था। इब्न बतूता मोरक्को, और निकोलो कोंटी और मुसोलिनी ये दोनों कहाँ का? इटली का। ठीक है, नेक्स्ट है कि अलबार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो देखिए 2 ही आता है, एक अलवार आएगा और एक नैनार आएगा। ठीक है, तो अलवार जो होता है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी है। ठीक है, वैष्णव धर्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वैष्णव। और अलवार हो गया वैष्णव, और नैनार हो जाएगा शैव संत। ठीक है, नैनार हो जाएगा शैव धर्म के अनुयायी। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करिए, शैव यानी कि शिव भगवान, तो शिव भगवान की नैन से रिलेट करिए उसको। 3 नैन होते हैं ना, यहाँ पर भी नैन होते हैं। ठीक है, तो नैन जो होता है मस्तिष्क पे, तो ये जो नैन होता है तो वहीं से रिलेट कर लेना है कि शैव धर्म से, नैनार जो है ये शैव धर्म से संबंधित है, और ये जो अलवार हैं ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। एक नैनार याद रखिएगा, शैव धर्म, तो अपने दिमाग में आ जाएगा अलवार जो है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी है। ठीक है,
अच्छा, अलवार संत की संख्या कितनी थी? तो अलवार संत की संख्या थी 12, ठीक है, याद रख लेना, 1 दर्जन, ठीक है, 1 डजन है अलवार संतों की संख्या। नैनार संतों की संख्या कितना है? तो 63 है। इसको 63 ऐसे रिलेट कर लीजिए कि एक प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी? तो 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो वहाँ से याद रख लेना है कि नैनार की संख्या 63 है और अलवार की संख्या 1 दर्जन है, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये आता है अलवार से कि अलवार संतों में एकमात्र महिला कौन थी? तो वो थी अंडाल, ठीक है। अलवार संतों में एकमात्र महिला थी अंडाल, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन के लिए हम अलग से एक वीडियो कुछ वीडियो ला देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको आसानी से मैथ और रीजनिंग बनाना एग्जाम में सीख जाइएगा और तुरंत जो कि आसानी से टिक कर सकते हैं उसको, इसलिए वो आपको अलग से वीडियो ला देंगे, ठीक है। अभी क्या है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या करेंगे, जीके जीएस की जो 75 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसकी शानदार ऐसी तैयारी करेंगे कि आपको 70+ क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। तो रेगुलर आप लोग चैनल पर बने रहिए, आपको 70+ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में सही करना है, ठीक है। तो आपका जीके जीएस का क्वेश्चन अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि मिलान करना है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे? तो बोमेन कैप्सूल का संबंध है ये ग्लोमेरुलस है ना, तो ग्लोमेरुलस आएगा, है ना, 1 का 3 होगा। बोमेन कैप्सूल जो है ये ग्लोमेरुलस से संबंधित है और जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका ये संबंधित है पार्स रेक्टा से, है ना, पार्स रेक्टा से संबंधित है। गुर्दे की श्रोणी ये संबंधित है आपका सबसे भीतरी क्षेत्र, ठीक है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका ये है मैक्यूला डेंसा से संबंधित, है ना, मैक्यूला डेंसा से, ठीक। तो बोमेन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस और समीपस्थ कुंडलित नलिका पार्स रेक्टा, गुर्दे की श्रोणी ये सबसे भीतरी क्षेत्र और दूरस्थ कुंडलित नलिका ये मैक्यूला डेंसा, ठीक है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था? तो 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट, है ना, 21वीं शताब्दी जैसे बोले यानी कि 2000 के बाद की बात है ना, तो ईस्वी जो 2000 के बाद, तो किस पंचवर्षीय योजना में पर हावी हो गया था वित्तीय संकट? तो ये हावी हो गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में हावी हो गया था, ठीक है। देखिए 2008 और 9 में वैश्विक आर्थिक मंदी अमेरिका में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, अमेरिका से शुरू हुआ था 2008-9 में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2007 से 2012, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से 17, जो कि अंतिम और लास्ट ये पंचवर्षीय योजना था 2012 से 17, ठीक है। और इसको ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, अगर क्वेश्चन आता है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन था, तो 12वीं था, ठीक है। 12वीं 12 से शुरू होगा, 12वीं 12 से 17, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2012 से 17 ये लास्ट पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। और यहाँ से 2 चीज़ याद रखना और कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक है, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास, ठीक। ये ध्यान रखना, दोनों एक जैसा ही है, बस 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या लग जाएगा, तीव्रतम दीर्घकालिक, है ना, तीव्रतम दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का है मुख्य उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 और 23 में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 24 में क्या होगा, कारखानों में, 24 में क्या होगा,
कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध, यानी कि 14 से कम वर्ष के, यानी कि 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चों के बारे में आएगा तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध, ये है 24 में। और 23 में क्या है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, है ना, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, है ना, गिरफ्तारी यानी कि आपको गिरफ्तार कर लेता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये कि आप हमें क्यों गिरफ्तार किए हैं, या तो आपने गिरफ्तारी के खिलाफ आप वकील कर सकते हैं। तो ये सब जो है गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण, हिरासत के खिलाफ संरक्षण, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 22 में, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब यहाँ अनुच्छेद 21 का को भी है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 21 का को में क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 21 के को में ही है, ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 21 का को ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम जिसको कहते हैं, किस वर्ष पारित हुआ था। तो भारत में जो पंचायत का पेशा एक्ट है ये कब पारित हुआ था, तो पेशा एक्ट पारित हुआ था 1996 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेशा एक्ट ये पारित हुआ था 1996 में। अब पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, है ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यानी पेशा एक्ट ये कब पारित हुआ था, 1996 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। यानी क्वेश्चन आपसे कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि 1951 की धारा 29A में क्या शामिल है, तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण है, ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना देश को हुई थी और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ के साथ हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1951 से 56। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था ना। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू था, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो याद रखना है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, और याद रखना क्या, अब देखिए ये क्या हुआ, योजना आयोग का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 में हुआ है। नीति आयोग की स्थापना याद रखना 1 जनवरी 2015 को हुआ। अब करंट अफेयर में याद रखना आपको, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और CEO कौन है, ये तीनों प्रश्न आपको करंट अफेयर में याद रखना है, ठीक है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि अभी कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। और नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, ठीक। और नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है, तो BBR सुब्रमण्यम है, BBR सुब्रमण्यम, ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। तो क्वेश्चन क्या है, फिर समझिए, किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो ये मोरारजी देसाई के पास है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया मोरारजी देसाई ने किया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जैसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, अगर पूछे
तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था सनमुखम चेट्टी, है ना, जिसको हम लोग आम भाषा में बोल लेते हैं सनमुख सेट्टी, है ना। तो ये सनमुखम चेट्टी ने किया था 26 नवंबर 1947 को किया था, ठीक है। अच्छा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर स्वतंत्र भारत का पूछे पहला तो सनमुखम चेट्टी, गणतंत्र भारत यानी कि 1950 में वो किया था किसने? जॉन मथाई ने किया था पहला बजट पेश। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के पास, ठीक है। यहाँ 2 अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण याद रखना है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 110 में क्या है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 110 में यानी कि बजट, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में देश द्वारा शुरू किया गया था। तो रेडियो प्रसारण जो है ये भारत में शुरू किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा 1923 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा 1923 में शुरू हुआ। अब भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत पूछे कब हुआ? तो पूरे भारत में हुआ था 1927 में, ठीक। 1927 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुआ था और 1936 में इसी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, है ना। भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत 1927 में हुआ था, इसी का नाम बदलकर 1936 में क्या रख दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो। और 1957 में इसी का नाम आकाशवाणी रखा गया, ठीक है। आकाशवाणी के नाम से इसे पुकारा जाने लगा 1957 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। याद रखना है आपको, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, ठीक। अब समुद्रगुप्त से कुछ प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का ही शासक था। और एक क्वेश्चन आएगा कि किस शासक का सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्रयाग प्रशस्ति ये हो गया समुद्रगुप्त से संबंधित, ठीक है। और इसको याद ऐसे रिलेट कर लीजिए क्योंकि और भी है, जैसे कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित है पूछ लिया जाता है, तो वह है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रखिए। देखिए, एहोल अभिलेख जो है ये है पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। इसको याद रखिएगा ऐसे, ए होल यानी कि एक होल है, ठीक है। होल किसमें? पुल में, ठीक है। तो पुल में एक होल है, तो जैसे ए होल आएगा दिमाग में आ जाएगा तुरंत पुल, है ना, पुलकेशिन। और प्रयाग प्रशस्ति जो है ये है समुद्रगुप्त से संबंधित। इसको ऐसे रिलेट कर लिए। देखिए, प्रयाग कहाँ है? प्रयाग जो इलाहाबाद है प्रयाग है, वहाँ पर क्या है? संगम है, गंगा जमुना सरस्वती संगम है। तो वहाँ प्रयाग में क्या संगम है, यानी कि पानी ही पानी है। और समुद्र में भी पानी ही पानी होता है, ठीक है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति ऐसे पानी से रिलेट कर लीजिए। तो प्रयाग प्रशस्ति यानी पानी पानी प्रयाग में है और समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है ना। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है, जो कि समुद्रगुप्त का वो दरबारी कवि था। और प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त, ठीक। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त को माना जाता है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और यहाँ पर क्या याद रखना है? देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक हो गया श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। और यहाँ याद क्या रखना है? देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि चंद्रगुप्त यहाँ पर द्वितीय है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय से एक प्रश्न आएगा कि फाहियान किसके समय भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ठीक। और गुप्त वंश से और याद रखते हैं कि जैसे कि गुप्त वंश से एक आता है ना, कुमार गुप्त प्रथम के बारे में आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था?
तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वस्त किया था किसने? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। और याद ऐसे रख लीजिए कि जो पटना जंक्शन से पहले जो है बख्तियारपुर जंक्शन जो है स्टेशन है वो बख्तियार खिलजी के नाम पर ही रखा गया है। तो वही बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक, तो ऐसे सब याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? तो चुनाव से संबंधित कौन है? 324 है ना। चुनाव जो है संबंधित है अनुच्छेद 324 में है, चुनाव 324 है। और चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में अगर पूछ दे? चुनाव आयोग है अनुच्छेद 324 में और भाग 15 में। ठीक है, याद रखना है अनुच्छेद 324 में भाग 15 में। अब यहाँ से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद रखना है, जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी 25 जनवरी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यही 25 जनवरी को स्थापना हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ अनुच्छेद यहाँ पर याद रखना है 300 के आसपास का, जो कि अनुच्छेद एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ 324 पूछ लिया गया, तो ये है 324 चुनाव, 24 चुनाव है ना, ऐसे रिलेट कर लेना है। अब एक आएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में क्या है? अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 315 के बाद 324 हो गया, एक 330 याद रखना है। ठीक है, और 332 ये दोनों अनुच्छेद पूछा जाता है कि 330 में क्या है? तो लोकसभा में SC ST का आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में है, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 332 में है। ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा ऐसे याद करिए कि विधानसभा में 32, विधानसभा में 32। ठीक है, तो विधानसभा में SC ST का आरक्षण जो है अनुच्छेद 332 में, और लोकसभा में अनुच्छेद 330 में। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं इससे। अनुच्छेद 352, 56 और 60 ये याद रखना है तीनों। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात जो है आपातकाल अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या डायरेक्ट कि राष्ट्रीय आपात जो है ना, यानी कि आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात है 360 में। ये राष्ट्रीय आपात जो है ना, आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? तो ये 352 जो है अनुच्छेद, ये भारत में अब तक 3 बार लगा। ठीक, ये याद रखना है। और राष्ट्रपति शासन जो है सबसे पहले किस राज्य में लगा है? तो पंजाब में लगा है। और बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? तो 8 बार लगा। ठीक, ये याद रख लेना। और वित्तीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लगा है? 1 बार भी अभी नहीं लगा। ठीक है, ये याद रखना है। और एक अनुच्छेद 361 भी याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 361 में क्या है? इसमें आपको आएगा कि क्या है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कुछ कोई अगर मुकदमा कर देता है या तो कोई भी बात होता है तो उसमें संरक्षण उसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 361 में। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने रेडियो वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, याद रखना है कि मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जीके जीएस का, क्वेश्चन नंबर है 56 में। 56 में क्या है? एक प्रबल चुंबक को किसी अस्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा
और कुंडली के तल के बीच का कितने डिग्री का कोण होगा, तब कुंडली से प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। जब प्रबल चुंबक को, ठीक है, किसी अस्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है, तो जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कितने डिग्री का कोण होगा कि कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी, यानी कि कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। तो इसका कोण भी कितना होना चाहिए, जीरो, है ना। तो उसका कितने डिग्री कोण होगा, तो उसके बीच जो है 0 डिग्री का कोण होगा, तो प्रेरित धारा भी न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या होता है। तो इसमें होता है क्या है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। ठीक है, याद रखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो होता क्या है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से 2-3 प्रश्न और याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न आएगा क्वेश्चन कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है। ठीक है, क्या परिवर्तन नहीं होता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलता है, और क्या क्या बदलता है ये भी ध्यान रखना है। तरंगदैर्घ्य, तीव्रता और वेग ये बदल जाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता और वेग ये बदल जाता है, और आवृत्ति नहीं बदलता। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। प्रकाश से और याद रखना है क्या, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। ठीक है, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकती है, और ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि क्या है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, याद ऐसे रख लेना है, प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि दैर्घ्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर, जैसे कि इसको ऐसे मानिए, एक पृष्ठ है अपवर्तक AB, ठीक है, AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि यहाँ से एक आया और एक अन्य अपवर्तक पृष्ठ ये वाला, और इससे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से आया और ये क्या हुआ, अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि अपवर्तन होता है, यानी कि ऐसे बाहर निकल गया ये। ठीक है, तो ये जो कौन बनता है, ये क्वेश्चन पूछा है कि बाहर निकल आपतित होती है और अन्य अपवर्तक AC से बाहर निकल जाती है, यानी कि ये C हो गया। ठीक है, तो AC से ये AC हो गया, AC से ये बाहर निकल जाती है। तो निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सत्य है। तो पहला क्या दिया हुआ है, पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण, यानी कि जो अपवर्तन है यानी कि जो मुड़ता है, तो ये जो अपवर्तन कोण है ये आपतन कोण, यानी कि ये आया था कोण, ये आपतन कोण जो है आपतन कोण से अधिक होता है। तो ये पहला है। ठीक है, और दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, AC पर अपवर्तन कोण, यानी कि यहाँ जो आया है अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण से, ये अपवर्तन कोण इधर हो जाएगा ना, अपवर्तन कोण जो है जो कि यहाँ मुड़ेगा, जो अपवर्तन कोण ये आपतन कोण से कम होता है। तो ये आप इसको समझना है। देखिए, जब AB पर अपवर्तन कोण जो पूछा है आपतन कोण से अधिक होगा, तो ये गलत है। क्यों मालूम, इसको ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में कि देखिए, पहले जब आपतन कोण आएगा, तो जो पहला जब आएगा ना तो वो अधिक ताकतवर रहेगा। ठीक है, तो अधिक ताकतवर जब रहेगा तो ये कोण जो है ना, ये कोण अधिक रहेगा। जैसे कि कोई भी आता है, पहला पृष्ठ पे आया, पहले यहाँ टकराया, तो ये आपतन कोण जो है ये आपतन कोण अधिक होगा। ठीक है, आपतन कोण जो है पृष्ठ आपतन कोण जो है ये अधिक रहेगा। ठीक है, अपवर्तन कोण से। ठीक है, अपवर्तन कोण से ये आपतन कोण अधिक होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, आपतन कोण से अपवर्तन कोण अधिक है, नहीं, अपवर्तन क्या है,
अपवर्तन कम होगा, यानी कम मुड़ेगा, पहले बार में ये कम मुड़ेगा। आपतन कोण जो है वो ताकतवर रहेगा, ये आपतन कोण ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और मुड़ेगा कम। और फिर जब यहाँ से आता है, जब दूसरे पृष्ठ पे जाता है तो ये क्या यहाँ आता है तो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो जब कमज़ोर हो जाता है तो जो यहाँ पर आपतन कोण होगा ये कम हो जाएगा और अपवर्तन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तन जो है AC पृष्ठ पर अपवर्तन ज़्यादा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है क्या, AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण जो होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा अपवर्तन, है ना, अपवर्तन यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए, एक बार फिर से ऐसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, दिमाग में आ जाएगा आइडिया, ठीक है। जैसे पृष्ठ AB पर जो है, AB पर अपवर्तन कोण जो है ये आपतन कोण से कम होगा, यानी आपतन कोण से ये कम होगा, और AC पर जो है अपवर्तन कोण जो है ये आपतन कोण से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि आपतन कोण जो है ये कमजोर हो गया तो अपवर्तन कोण अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि दोनों ये गलत दिया हुआ है, ठीक। तो ये दोनों गलत है, यानी कि ये सही पूछा कौन है, तो ना तो एक ना तो दो ये सही है, ठीक है, यानी कि दोनों गलत है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है। यानी कि आपका जैसे पीरियडिक टेबल है ना, पीरियडिक टेबल है, ये क्वेश्चन पूछा है कि ऊपर से नीचे आने पर समूह में नीचे आने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि होता है, ठीक है, याद रखना है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार और परमाणु भार में वृद्धि होता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, हेनरी मोसले ने दिया था, ठीक है। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, ये वाला क्या है 18 वर्ग है, और जो है ये क्षैतिज रेखा है, यानी आवर्त जो है ये 7 है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक, याद रखना है। अब आपको कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं यहाँ पर, 7 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आप नोट कर लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से केमिस्ट्री पीरियडिक टेबल से आएगा तो आप क्या होगा इतना याद रखिएगा ना, तो बाकी को आप नहीं भी जानते तो ऑप्शन छाट के आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप एक नोट करिए कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, है ना, नोट कर लीजिए कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर पहला पॉइंट लिखिए कि परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है, परमाणु आकार बढ़ता है। दूसरा लिखिए कि परमाणु भार बढ़ता है, ठीक है, परमाणु भार भी बढ़ता है, और धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है, ये 3 हो गया, बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। तो बढ़ता कौन कौन है, परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ता है, और धात्विक गुण बढ़ता है। अब 4 पॉइंट्स नीचे लिखिए जो कि घटता है, कौन कौन सा देखिए। चौथा में लिखिए कि आयनन विभव घटता है, लिखा रहे हैं आपको क्या, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो आयनन विभव घटता है। फिर 5वां में भी है विद्युत बंधुत्व जो है वो भी घटता है, ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता ये भी घटता है ना, विद्युत ऋणात्मकता घटता है, ठीक है। जब ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है ना, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं विद्युत ऋणात्मकता घटता है, ठीक है। और संयोजकता क्या होता है, संयोजकता नियत रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 3 आपको लिखवाएं जो कि बढ़ता है, और 3 घटता है, और संयोजकता नियत रहता है, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, पहला 3 जो है परमाणु आकार, परमाणु भार और धात्विक गुण ये बढ़ता है, आयनन विभव, विद्युत बंधुत्व और विद्युत ऋणात्मकता ये घटता है, और संयोजकता जो है ये नियत रहता है ऊपर से नीचे आने पर, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। यानी कॉपर सल्फेट की बात रहा है, यानी CuSO4, कॉपर सल्फेट को क्या बोला, जिंक के साथ अभिक्रिया करवाया है ना, जिंक के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको जिंक सल्फेट, है ना, यहाँ प्राप्त होगा जिंक सल्फेट, प्लस में एक बच जाएगा कॉपर, है ना, तांबा, ये दोनों प्राप्त होगा। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जिंक सल्फेट है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा और तांबा बनाएगा, ठीक। तो यहाँ हो गया क्या, जिंक सल्फेट, इसका करेक्ट आंसर हो गया। जिंक से क्वेश्चन हमेशा याद रखना है
कि जब लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसे यशदलेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है, तो किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है, तो ये किया है मॉरिस जोन्स ने, मॉरिस जोन्स ने किया है ना, याद रखना, मॉरिस जोन्स ने। अच्छा, भारत राज्यों का संघ ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1 में, याद रखना है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट एक बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये कहाँ है, तो राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक, राउरकेला उड़ीसा में जो है, उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा देश का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, उसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, याद रखना है। राउरकेला से तुरंत दिमाग में रिवीजन हो जाना चाहिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। राउरकेला ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। और उड़ीसा से याद क्या क्या रखना, उड़ीसा से और क्या क्या पूछा जाता है, उड़ीसा से क्वेश्चन आएगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। और एक क्वेश्चन हो रहा था क्या, लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है, तो उत्सव और नृत्य एक सौ कौन सा, बिहू। बिहू क्या है, एक उत्सव और नृत्य है। और बिहू काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बिहू किस राज्य का ये नृत्य है, तो असम का है। ठीक है, बिहू कहाँ का है, तो असम का, याद रखना है। असम से कई क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, जैसे कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, असम में है। पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो असम के डिगबोई में किया गया था। और ढौला सदिया जो पुल है, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, ये किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है, तो ये असम में ही है। ठीक है, और असम में क्या याद रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो असम में ही है। ठीक है, और याद रखना क्या असम से, कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कौन सा है, तो वो है माजुली, है ना, माजुली। ये कहाँ है, तो ये भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ठीक, उमानंदा, संजोग की बात है, दोनों वहीं पर है ना। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में। अब विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, वो सिंपल में अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछता है वो ग्रीनलैंड होता है, लेकिन नदी द्वीप में माजुली है और नदी द्वीप में छोटा भी उमानंदा है, जो कि दोनों असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री ओसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है। सिंपल क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह का 2 जो उपग्रह है वो कौन सा है, तो वो फोबोस और डीमोस है ना। मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस और डीमोस। और मंगल ग्रह से एक क्वेश्चन याद रखना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, तो मंगलयान लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। ठीक है, दक्कन के पठार से घिरा नहीं है पूछा है, तो दक्कन के पठार से घिरा हुआ आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र घिरा हुआ है। ये मध्य प्रदेश नहीं घिरा हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 4 जो है मध्य प्रदेश, ये दक्कन के पठार से घिरा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है मालूम, तो मोहन यादव है। ठीक है, और वर्तमान राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कूनो राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है, जहाँ पर नामीबिया से जो चीता लाया गया था वो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है ना, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में ये। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन 2024 में हो गया कौन, तो मध्य प्रदेश ही हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो कि भारत भवन भी भोपाल में है। और भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, ये मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 66।
66 में क्या, राम कृष्ण की अध्यक्षता, राधा कृष्ण है ना, राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने देश की सिफारिश की थी। तो किसका सिफारिश किया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरुआत की सिफारिश किया था किसने, राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि ये जो है भारत, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का। ये सबसे दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये भारत का ही है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, संविधान से कई क्वेश्चन है जो कि आपको बताते रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है, कम से कम 20 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, संविधान से पूछा जाता है। तो कुछ यहाँ पर आप रिवीजन कर लीजिए। भारतीय संविधान की जो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ठीक है, और यही जो दोनों के बीच गैप है, यही संविधान बनने में समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है ना, यानी कि 3 वर्ष में 12 दिन कम है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, और ये 26 नवंबर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो दिया था एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा का विचार दिया था, और कंफ्यूजन करेगा आपको, बी.एन. राव भी एक व्यक्ति, बी.एन. राव क्या, संविधान सभा का सलाहकार था। ठीक है, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा कि भारतीय संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले एम.एन. राय ने दिया था, और संविधान सभा का सलाहकार कौन था, बी.एन. राव था, और संविधान सभा का पहला वो अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो स्वतंत्रता वाला किस में आएगा, तो अनुच्छेद 19 में आ जाएगा है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, कुछ करने की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में आएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। कि कब रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना, 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा दिया गया। अब मेजर ध्यानचंद कौन है, वो हॉकी के जादूगर है भारत में, और उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना है कि 2023 का जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। ठीक है, याद रख लेना है ऐसे, चिराग शेट्टी है और रंकी रेड्डी है, तो शेट्टी और रेड्डी है ना, किसको मिला, शेट्टी और रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 मिला है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है, जिन्हें क्या क्या आया है। तो केंद्रीय बजट जो पेश हुआ था 2023-24 में, उसमें 7 प्राथमिकता को अपनाया, उसे कहा गया सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि कहा गया, और वो 7 जो है प्राथमिकता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि 7 प्राथमिकताओं में से कौन इसमें नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन है आपको याद रखना है सातों। देखिए, पहला क्या है, समावेशी विकास, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अब संरचना एवं निवेश है ना, चौथा है स्व क्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा युवा शक्ति, और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जीके का 86 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में, किया जाता है कागज़ बनाने में, किया जाता है धातु के डीग्रीसिंग में किया जाता है, लेकिन मिष्टान बनाने में नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम क्या है
जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है परासरण, है ना। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो परासरण है वह प्रक्रिया जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है ना। तो वो परासरण प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाला सही उत्पाद क्या है? तो जब एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करेंगे तो उससे प्राप्त होगा एथिलीन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। एथिलीन का सूत्र होता है क्या? C2H4, ठीक है। C2H4 एथिलीन का सूत्र होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात आई है तो बेट्रिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट है कि सिस्टोलिक दबाव किसकी माप है? तो सिस्टोलिक और डायलोस्टिक आप सुने होंगे, किस में सुने होंगे? तो रक्तचाप जो होता है सामान्य मनुष्य का 120/80 होता है, वही उसी को कहा जाता है सिस्टोलिक और डायलोस्टिक, डायस्टोलिक। तो वही पूछा है सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? तो ये है वेंट्रिकुलर संकुचन का, है ना। वेंट्रिकुलर संकुचन का इसका माप है क्या? सिस्टोलिक दबाव, ठीक है। तो सिस्टोलिक जैसे कि सांस लेते हैं जो फूलता है और फिर जो फेफड़े पचकता है, दबाव होता है, संकुचन होता है, तो वही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहलाता है ये। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवांशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवांशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए वो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ठीक। उद्यान मटर। तो और यहाँ से याद रखना है क्वेश्चन कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी कि एक जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित 1960 में इसका स्थापना हुआ था, एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आगरा में, ठीक है। आगरा किस नदी के किनारे? जमुना नदी के किनारे। ताजमहल कहाँ है? आगरा में ये। नेक्स्ट है साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ? मेघालय में, ठीक है। साद नोंग क्रेम ये मेघालय में मनाया जाता है। अच्छा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो वो भी मेघालय में है। अब गारो जनजाति कहाँ पूछा जाए तो वो भी मेघालय आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के मासिन राम में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है किस वेद में ऋचाओं की सर्वाधिक संख्या है? तो ऋचाओं की सर्वाधिक संख्या है ऋग्वेद में, ठीक। और ऋग्वेद से बात आई है तो ऋग्वेद जो क्या है सबसे प्राचीन वेद पूछे तो वो है ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद पूछे तो वो है अथर्ववेद। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया है। शूद्र का उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है, ठीक है। और ये हो गया। और जैसे कि ऋग्वेद का हो गया आपका क्या गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। बात करते हैं क्या सामवेद का। संगीत का उल्लेख किस में? तो सामवेद में। जादू टोना का उल्लेख किस में? तो अथर्ववेद में। और यज्ञ का उल्लेख किस में? तो यजुर्वेद में। नेक्स्ट है कि डेस नदी मालवा के पठार से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी? तो ये बेतवा नदी जो है ये मालवा के पठार से होकर गुजरती है ना। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि माता टीला जो परियोजना है किस नदी पर है? तो वो है बेतवा नदी पर, ठीक है। उसको याद ऐसे रखना, माता बेटवा, है ना। माता बेटवा, माता टीला जो है ये बेतवा नदी पर है। और गोदावरी नदी से क्वेश्चन क्या आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा बोले तो हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय जो कि हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच है? तो कुमायूं हिमालय जो है
ये है सतलज और काली नदी के बीच है, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो इसको जैसे भी आप रिलेट करके याद रख लीजिएगा, एक शब्द बना लीजिएगा, जैसे सकू का है ना, सकू, या तो ऐसे कर लीजिएगा सकूमा का है ना, सकूमा का, यानी कि सतलज और कुमायूं और काली नदी, यानी कि सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय है ना, सकूमा का, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, 2-3 है जो कि किसके बीच है पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि काली नदी मतलब नेपाल हिमालय, ये किसके बीच है, तो नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी और तीस्ता नदी, ठीक है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है नेपाल हिमालय। तो इसको याद रखिएगा ऐसे कांता है ना, कांता, एक शब्द याद रखिएगा कांता, यानी कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है नेपाल हिमालय, ठीक है। तो कांता, कांता जैसी कांता याद रखेगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दिमाग में आ जाएगा, कांता यानी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय किसके बीच है, तो कांता यानी कि काली और तीस्ता के बीच है, ठीक, ऐसे याद रहेगा। और नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आएगा आपको कि कश्मीर हिमालय किसके बीच है, तो कश्मीर हिमालय जो है यह है सिंधु और सतलज के बीच है, ठीक है। तो एक इसको याद रखिएगा सिकस है ना, सिकस यानी कि सिंधु और सतलज के बीच है कौन सा, कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय जो है सिकस, कश्मीर जो है ये सिंधु और सतलज के बीच है कश्मीर हिमालय, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के संबंध में सही है क्या, कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष है ना, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य में क्या होता है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। देखिए लोकसभा क्या है, ठीक है, और यहाँ है राज्यसभा, ठीक। तो लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, ठीक है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में एक निर्णय पारित किया है जिससे उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करके निरस्त कर दिया, ठीक है। यानी कि 3 तलाक की प्रथा को निरस्त कर दिया गया है। तो ये कब ये पारित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2017 में, ठीक है। 2017 में याद रखना क्या, एक और चीज़ याद रखना कि भारत में जीएसटी जो लागू हुआ तो वो कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को ही लागू हुआ था, और 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया गया था कब, 2017 में। नेक्स्ट है 98, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम की शुरुआत ये हुआ था 2004 में, है ना। ऑप्शन नंबर बी है, 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में, ठीक। और 2003 में क्या हुआ मालूम, तो जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें लास्ट जो 4 भाषा है वो कौन सा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। वो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली कब जोड़ा गया था, तो 2003 में ही जोड़ा गया था, ठीक है। और उसको याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 2003 में जोड़ा गया था, ये याद रखना, ठीक। 2000 में क्या हुआ, तो अन्नपूर्णा जो है योजना की शुरुआत कब हुआ, 2000 में हुआ। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुआ, तो 2000 में हुआ। और 3 नए राज्य बना था, कौन कौन सा 2000 में, तो छप्पर, उरा, झारखंड, यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य जो है ये बना था 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 1.5 वर्ष पहले चीन में हुआ था। तो कितना वर्ष पहले चीन में रेशम बनाने की तकनीक ये प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 7000 वर्ष पहले, ठीक है। 7000 वर्ष पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक से क्वेश्चन याद रखना है कि रेशम जो भारतीयों के लिए रेशम मार्ग का शुरुआत किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखना है रेशम और कॉफ़ी और सोना, ये तीनों में है। प्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटक, यानी सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन
कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, कर्नाटक सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ठीक है। रेशम पालन को जो अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो सेरीकल्चर कहलाता है, और मधुमक्खी पालन का एपीकल्चर कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है, और रेशम नगरी है, क्वेश्चन याद रखना है, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, भागलपुर को कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी, तो खेड़ा किसान आंदोलन का मुख्य मांग था राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ठीक है। जो कर होता है राजस्व संग्रह है उसमें ढील दी जाए, ये खेड़ा सत्याग्रह का प्रमुख मांग था। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था कब, तो खेड़ा आंदोलन जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, 1918 में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल कब किया था, तो 1918 में किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 116, में क्या है, निम्नलिखित में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव कौन सा है, तो 3 कक्षीय हृदय वाला जो जीव है वो इसमें से है आपका मेढक, ये 3 कक्षीय है, और मेढक है, और कौन सा है, एक है आपका सैलामेंडर, ये 3 कक्षीय है, यानी 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। मछली किस में आ जाता है, मछली में 2 कक्षीय हृदय रहता है, ठीक है, मछली में 2 कक्षीय हृदय रहता है, ये याद रखना आपको। और कबूतर में कितना रहता है, तो कबूतर आ जाता है पक्षी में, है ना, पक्षी में, और मनुष्य में, और मगरमच्छ में, ये सब में कितना रहता है, 4 कक्षीय रहता है, ठीक है। तो पक्षी, मनुष्य और मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय वाला प्राणी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सरीसृप में 3 कक्षीय होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 117 में क्या है, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, तो ये किया जाता है ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का, ठीक है, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है, ठीक है। और पत्तियों और जड़ों द्वारा जो जल का वहन करता कौन है, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जल का वहन कौन करता है, तो वो करता है जाइलम, ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पत्तियों में और टहनियों में, जो पौधे में पत्तियों टहनियों तक जो जल का वहन करता है वो जाइलम करता है, और भोजन का वहन कौन करता है, तो देखिए जल, अगर क्वेश्चन आए ना कि पानी का वहन कौन करता है, तो आपको रिलेट करके ऐसे रखना है, बस जल, है ना, जल जाइलम है, जल जाइलम। अब भोजन का वहन करता है कौन, फ्लोएम करता है, ठीक है, फ्लोएम कौन सा उत्तक करता है, तो फ्लोएम उत्तक करता है, ठीक है। अब फ्लोएम भोजन का करता है, तो भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, तो इसको रिलेट ऐसे कर लीजिएगा याद, तो फूड फ्लोएम, ठीक है, फूड फ्लोएम, जल जाइलम। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आता है कि पौधों में जल का वहन कौन सा उत्तक करता है, तो जाइलम उत्तक करता है, ठीक है, और भोजन का वहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, यानी फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है, तो ये जो पक्षी और स्तनधारी है इसका शरीर का तापमान जो है ये वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पक्षी और स्तनधारी जो है ये इस पे क्या है कि वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि शीत रक्त प्राणी कौन सा है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो शीत रक्त प्राणी में आता है सरीसृप, मछली, उभयचर और कीड़े, ये सभी शीत रक्त प्राणी है, ठीक है। और गर्म खून वाला जो प्राणी है वो है इंसान, भालू, स्तनधारी और कुत्ता, बिल्ली, ये सब गर्म खून वाले प्राणी हैं, ठीक है। तो शीत रक्त वाला प्राणी क्या होता है, तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता, यानी कि ये अपना तापमान मौसम या वातावरण के अनुसार बदल लेता है, ठीक है। तो यही होता है शीत रक्त प्राणी, वो कहलाता है जिसमें आपको सरीसृप, मछली, उभयचर और कीड़े आते हैं, ठीक। और गर्म खून वाले में आ जाएंगे इंसान, भालू, स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब गर्म खून वाले प्राणी है। नेक्स्ट है आप अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सा है, तो सर्वोत्तम विधि है रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। नेक्स्ट है इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों, जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित
के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो ये किया था ग्रेगर मेंडल ने, है ना, जो कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया था। ग्रेगर मेंडल, जिसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, और अनुवांशिकता का सिद्धांत देने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हो ची मिन्ह, है ना। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन्ह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे ये देखिए पड़ोसी देश का जो मुद्रा है, राजधानी है और भाषा है, ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि बिहार वाले एग्जाम में निश्चित रूप से 2 प्रश्न आपको आता है, 2 से 3 प्रश्न आ जाएगा कि राजधानी, है ना, और मुद्रा से। तो जब भी राजधानी और मुद्रा का क्वेश्चन आए तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो भूटान की मुद्रा क्या? नगुल्ट्रम, ये सही है। ठीक है, भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। म्यांमार की मुद्रा क्या? कयात, ये भी सही है। चीन की मुद्रा येन, ये गलत है, क्योंकि चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी या तो युआन। ठीक है, और येन जो है ये जापान की मुद्रा है। और ईरान की मुद्रा रियाल, ये भी सही है, यानी कि गलत पूछा कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदित्य L1। अच्छा, आदित्य L1 जो है किसका अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था? तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2023 में इसको लॉन्च हुआ था, आदित्य L1। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो ये 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है, तो ये जीता है मुंबई। ठीक है, देखिए ये सेट जो है प्लेटफॉर्म या रुक्मिणी का सेट जो होता है वो काफ़ी शानदार होता है, और खास करके बिहार एसएससी के एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन इस सेट से छपता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ये सेट को जब भी प्लेटफॉर्म का जितना भी सेट आए उसको जरूर लगाइए। ठीक है, और हम तो करवा ही देंगे, जितना भी सेट आएगा एक भी छोड़ेंगे नहीं, सब इस चैनल पर बने रहिए, सब सेट को शानदार तरीके से आपका स्टडी करवा देंगे और अच्छे से अच्छे आप बेहतर करिएगा अपने एग्जाम में। किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब इसी तरह क्वेश्चन है जो कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ स्थापित हुआ? तो ये असम के जोरहाट में चालू हुआ 2022 में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये चालू हुआ कहाँ? असम के जोरहाट में चालू हुआ 2022 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसको रट के रखना। ठीक है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है किसको? तो ये आलोक शुक्ला को मिला है। ठीक है, आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है चीन। ठीक है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129। 129 में क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तनसिक, है ना, सदा तनसिक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया गया? तो सदा तनसिक नामक युद्ध अभ्यास ये भारत और किसके बीच है? सऊदी अरब के बीच है। ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये आपका जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इससे भी निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको आप रेगुलर बने रहिए। आपको सभी जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आपको धीरे धीरे सब आपको याद करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद कर लीजिए, जैसे तर्कस, ये सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है? तो तर्कस जो है ये तर्कस, ठीक है, ये भारत और अमेरिका के बीच है। भारत और अमेरिका के बीच 4 सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो वो याद रखना है। एक तो तर्कस हो गया, एक है टाइगर ट्रम्फ, तीसरा है सी डिफेंडर्स, चौथा है वज्र प्रहार। ये चारों है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, इसका ऐसे रिलेट कर लीजिए जैसे अमेरिका ताकतवर है, इसका नाम भी उसी तरह है। ठीक है, थोड़ा सा पावरफुल, जैसे तर्कस, टाइगर ट्रम्फ, सी डिफेंडर्स, है ना, डिफेंडर्स, वज्र प्रहार,
ये सब भारत और अमेरिका के बीच है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा दस्तलिक किसके बीच है, तो डस्टलिक जो है भारत और किसके बीच है, डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, ठीक है। और नोमेडिक एलिफेंट ये किसके बीच है, नोमेडिक एलिफेंट ये है भारत और मंगोलिया के बीच है। अभ्यास मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच है, अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच है। देखिए एक मैत्री है और कन्फ्यूजन आपको कर सकता है, एक मित्र भी है ना, मित्र शक्ति, तो वो है भारत और श्रीलंका के बीच है। तो मित्र वाला आएगा तो मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच है। तो ऐसे याद रखिएगा कि लंका में जब युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच, तो जैसे लंका का एक मित्र बन गया था कौन, विभीषण, ठीक है। तो मित्र मिलने से इधर राम भगवान को क्या शक्ति मिला था, तो मित्र बन गया था लंका से, तो मित्र शक्ति हुआ था, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा, ठीक है। और एक आएगा आपको जाइमैक्स किसके बीच है, तो इसको नाम से याद रखना है, जे से जापान, ठीक है। तो जापान और इंडिया के बीच है, जाइमैक्स जापान और इंडिया के बीच है, ठीक है। धर्म गार्जियन भी जापान और इंडिया के बीच है, ठीक है। धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच है, ठीक है। एक आएगा बोंगो सागर सैन्य अभ्यास किसके बीच है, तो बोंगो सागर काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोंगो सागर है भारत और बांग्लादेश के बीच है। और एक है संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। इसको भी यहीं से नाम से याद रखना है, यानी कि जब भी पढ़ेंगे तुरंत दिमाग में आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। बोंगो सागर यानी बांग्लादेश, बोंगो सागर बांग्लादेश। संप्रीति को रिलेट करिए संपत्ति से, तो बंगला क्या एक संपत्ति है ना, बंगला जैसे बोलते हैं गाड़ी बंगला, तो बंगला एक संपत्ति है। तो संपत्ति यानी कि बांग्ला, संपत्ति क्या बांग्ला यानी कि बांग्लादेश से, तो बोंगो बांग्लादेश, संपत्ति एक बांग्ला है, तो भारत और बांग्लादेश से दोनों ये संबंधित है, ठीक है। एक आएगा आपको बीनमैक्स सैन्य अभ्यास किसके बीच है, तो बीनमैक्स से भी याद रखना है आपको, नाम से ही याद रखना है, वियतनाम, भारत और वियतनाम से, ठीक है। बीनमैक्स है भारत और वियतनाम के बीच है। एक है आस्ट्रा हिंद किसके बीच है, तो आस्ट्रा से रिलेट करना है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच है आस्ट्रा हिंद, तो नाम में ही स्पष्ट है हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। एक आएगा आपको ओस इंडेक्स, ये किसके बीच है, ओस इंडेक्स सैन्य अभ्यास जो है ये ओस से हो गया, एयू से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट कर लेना है, तो ओस इंडेक्स है ना, AUS है, ठीक है। तो आज से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया, ठीक है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण है जो कि आगे सेट में आपको बता देंगे, ठीक। नेक्स्ट है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 18 मई को, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर में एक क्वेश्चन और याद रखना है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको 147 में, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को संचित किया जाता है किसके रूप में, तो स्टोर्स के रूप में संग्रह किया जाता है। यहाँ 2 प्रश्न आपको याद रखना है। देखिए कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कि पौधे जो होता है, पौधे अपना भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है, तो स्टोर्स के रूप में संग्रहित करता है। अब मनुष्य जो है यानी कि हम लोग मानव जो है अब भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, ठीक है। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पौधे अपना जो संग्रह संचित करता है कार्बोहाइड्रेट या भोजन को स्टोर्स के रूप में, और मानव ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, ठीक। नेक्स्ट है कि धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है, तो धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि वो है आपका पुनर्चक्रण, इसका करेक्ट आंसर है पुनर्चक्रण। धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है, सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। धोवन सोडा और एक होता है कौन, बेकिंग सोडा। तो धोवन सोडा के बारे में पहले जानते हैं। धोवन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, और ये क्या है, इसको पहले जानते हैं कि धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म है क्या, तो ये है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है। तो Na2CO3 याद रखना है आपको, ये सोडियम कार्बोनेट है। इसका pH मान होता है 11, इसलिए ये हो गया क्षारीय। 7 से नीचे होता है अम्लीय, 7 से ऊपर होता है क्षारीय, 7 के बराबर होता है उदासीन। तो ये है pH मान इसका 11 है, इसलिए ये क्षारीय प्रकृति का हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसको थोड़ा ऐसे रिलेट कर लिए, देखिए सोडियम कार्बोनेट में होता है Na2CO3। अब यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, 2 यहाँ से हट के यहाँ H आ जाता है, ठीक है, तो NaHCO3 हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किन के बीच होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये होता है आयनिक यौगिकों के बीच होता है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिकों के बीच होता है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।